हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू बायोलॉजी बूस्टर। और दोस्तों, ये जो वीडियो है ये 11th क्लास स्टूडेंट के लिए है। 11th क्लास बायोलॉजी हम लोग कर रहे हैं और 11th क्लास बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 3 हम लोग कर रहे हैं, दैट इज प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम जो चैप्टर है आपका 11th बायोलॉजी में, चैप्टर नंबर 3, उस पर ऑलरेडी मैंने 3 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आई रिक्वेस्ट कि पहले आप उन्हें देखें, तभी आपको ये वीडियो समझ में आ पाएगा। ठीक है, तो दिस इज द 4th वीडियो, ये चौथा वीडियो है 11th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम पे। ठीक है, दिस इज द 4th वीडियो। अच्छा, इस वीडियो को शुरू करने से पहले 2 बातें मुझे आपसे कहनी थी। सबसे पहली बात तो कई स्टूडेंट के कमेंट आते हैं कि सर हम टोटली आप पे डिपेंडेंट हैं और आप वीडियो अपलोड कीजिए जल्दी। ठीक है, तो बिल्कुल एक क्लियरली मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा दोस्तों, कंप्लीटली मुझ पे डिपेंडेंट मत रहिए। ठीक है, मैं बिल्कुल ऑनेस्ट हूँ और देखो इस चीज़ में मैं क्लियरली आपसे कहना चाहूँगा, क्योंकि ऐसा होता है कि मैं आपको बड़े बड़े सपने दिखा दूँ और उसके बाद उस चीज़ को मैं ना कर पाऊँ तो वो गलत बात है। ठीक है, तो कंप्लीटली मुझ पर डिपेंडेंट मत रहिए, क्योंकि मेरे दूसरे भी काम है, मेरे अपने भी काम रहते हैं पर्सनल, और मैं यूट्यूब अपने शौक के लिए करता हूँ। ठीक है, मेरा कोई बिजनेस नहीं है ये, तो आई जस्ट मेरा मूड होता है, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं पढ़ा देता हूँ। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? तो मतलब जैसे मुझे टाइम मिलेगा, मतलब सेकेंडरी चीज़ है मेरे लिए, ये प्राइमरी ऑप्शन नहीं है मेरा। ठीक है, एज अ हॉबी है, तो जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो जो जो चैप्टर मैंने करवाए हैं वो बहुत अच्छे से करवाए हैं और कोशिश मैं पूरी करूंगा कि पूरी 11th बायोलॉजी और जो भी मैंने काम हाथ में लिया वो पूरा करूं। बट कई स्टूडेंट कहते हैं कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन यू, ऐसा मत कीजिए। ठीक है, आप जहां से भी पढ़ सकते हैं पढ़िए, यहां से पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई चैप्टर जैसे मैंने नहीं पढ़ा है तो आप कहीं और से भी पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ज्ञान मिल रहा है कहीं से भी लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो भी अच्छा पढ़ाते हैं कहीं से भी उससे ज्ञान लेते रहिए, कोई इसमें प्रॉब्लम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो पहली चीज़ तो ये थी कि ठीक है, जो चैप्टर हम कर रहे हैं, देखो जो चैप्टर मैं करवाऊंगा, जो मैं पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ। बट मेरे अपने भी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मेरे अपने भी काम रहते हैं, तो एज अ हॉबी मैं इसको लेता हूँ। तो मुझे जब टाइम मिलता है तभी मैं बना पाता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरा मोटिव ही बस यही है लाइफ का कि मुझे जो है पूरा मैं यूट्यूब पे ही मुझे काम करना है। ठीक है, तो कई लोग रहते हैं इस तरीके से, पूरे ऑर्गेनाइजेशन या टीम रहती है उनकी, मेरे साथ ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जो पढ़ा है अच्छे से पढ़ाता हूं मैं, लेकिन आप ये मत कीजिए कि कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन मी। अपनी भी पढ़ाई कीजिए, मैं जस्ट आपके हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ, जितनी बेस्ट मुझसे हो पाती है उतनी। ठीक है, भले वो ऐसे या फिर बीच बीच में डिस्क्रिप्शन में, ये आपके कम्युनिटी सेक्शन में मैं नोट्स भी दे देता हूँ, जैसे भी हो पाता है वैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये मैं आपको क्लियर करना चाह रहा था कि अपनी भी तैयारी करते रहिए, इसको भी देखते रहिए। ठीक है, और मस्त रहिए, बिल्कुल खुश रहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि मैं ऐसे सोच रहा था कि पढ़ाई के अलावा भी कई सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं स्टूडेंट्स की। ठीक है, तो आप वाले फेज से हम निकल चुके हैं और आपसे लगभग मैं 10-15 साल तो आराम से मैं एल्डर हूँ। ठीक है, तो एक फेज रहता है आपकी लाइफ में, कई सारी दूसरी भी प्रॉब्लम रहती है। देखो, बायोलॉजी बूस्टर, आई एम अ टीचर, सो दिस चैनल इज पर्टिकुलरली फॉर स्टूडेंट्स। मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ यहाँ पे, और ये अपना जो चैनल है, और मेरी लाइफ भी जो है वो स्टूडेंट के आसपास ही घूमती है। ठीक है, तो स्टूडेंट को पढ़ाई वाली तो चीज़ ठीक है, पढ़ाई में अपन हेल्प कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई प्रॉब्लम्स आती हैं स्टूडेंट को। ठीक है, जैसे नए शहर में जाते हैं तो खान पान वहाँ सूट नहीं करता, कई लोगों का पढ़ाई में मन नहीं करता। ठीक है, कई लोगों के दूसरे चीज़ें रहती हैं लाइफ में। ठीक है, कई लोगों के बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहते हैं कई लोग। ठीक है, तो ऐसे छोटे मोटे और सारे, कई लोग कुछ और करना चाहते हैं लाइफ में, लेकिन प्रॉब्लम रहती है कि घर वाले फोर्स कर रहे हैं, ये नहीं वो करो। ठीक है, ऐसी कई सारी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स रहती हैं जो उस टाइम पे कॉमन प्रॉब्लम्स रहती हैं लगभग। ठीक है, तो मैं ये सोच रहा था कि मैं उस पर आपको थोड़े से अपने टिप्स दे सकता हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप चाह ही नहीं रहे और ज़बरदस्ती मैं अपना आपको बताया जा रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है। मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ आपकी, अगर आपको ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो, क्योंकि मेरे पास पर्सनली कॉल और कमेंट आते हैं ऐसे। ठीक है, कि सर ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट में ऐसी कुछ भी जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं स्टडीज से अलग, लेकिन स्टूडेंट के आसपास से घूमनी चाहिए। ये नहीं कि आप कुछ और प्रॉब्लम बताने लग जाओ मुझे। ठीक है, आपकी पढ़ाई और आपकी जो जीवन है उसके आसपास ही होनी चाहिए वो प्रॉब्लम। ठीक है, क्लियर है बात? मतलब स्टूडेंट के आसपास वो घूमे वो प्रॉब्लम। ठीक है,
तो उसका मैं अपने लेवल पे बेस्ट सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा कि मैं आपकी सिचुएशन में था तो मैंने ये सही किया था और ये गलत किया था, तो आप ये करना। मतलब मैं अल्टीमेटली ये चाह रहा हूँ कि मुझसे भी बेस्ट बने आप, ठीक है, क्लियर है ये बात। तो अगर आपको चाहिए, ये नहीं कि आपको चाहिए ही नहीं और मैं ये चीज़ें बताने लगे तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि जनरली मैं ऐसे वीडियो बनाता नहीं हूँ, ठीक है। मैं जनरली पढ़ाई से रिलेटेड ही पूरा फिक्स पढ़ाई पे ही वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको इस टाइप के वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो बीच बीच में ऐसे वीडियो में महीने में 3-4 ऐसे वीडियो आपको दे दिया करूँगा, ठीक है। चलिए, तो यही मुझे कहना था, दोनों बातें होप आपको क्लियर हो गई होगी। अब इस पर्टिकुलर वीडियो की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे थे एल्गी के बारे में, ठीक है। तो एल्गी में एक चीज होती है स्पायरोगेरा। स्पायरोगेरा क्या होता है? एक एल्गी होता है, ठीक है। तो कंजुगेशन प्रोसेस इन स्पायरोगेरा। कंजुगेशन प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझे हम। कंजुगेशन प्रोसेस मतलब जेनेटिक जो मटेरियल होता है उसका ट्रांसफर होना, ठीक है। मतलब जैसे ये है, ठीक है, ये आपका एल्गी है, तो इसका जेनेटिक मटेरियल, तो ये जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो जाए किसी दूसरे एल्गी में, ठीक है। ये होता है कंजुगेशन। अब ये बैक्टीरिया में भी होता है, यहाँ पे फिलहाल हम स्पायरोगेरा यानी कि एल्गी में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार समझते हैं इसे क्या है ये। देखो, इन कंजुगेशन द फिलामेंट कम क्लोज टू ईच अदर एंड लाई अपोजिट एंड पैरेलल। देखो, कंजुगेशन क्या है? पहली बात, जेनेटिक मटेरियल का एक पर्टिकुलर सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर हो जाना, ठीक है। अब एक कंजुगेशन के बारे में क्या कह रहे हैं? इन कंजुगेशन द फिलामेंट्स कम क्लोज टू ईच अदर एंड लाई अपोजिट एंड पैरेलल, ठीक है। देखो, कंजुगेशन जब होना होता है तो ये फर्स्ट फिलामेंट है, दिस इज द फर्स्ट फिलामेंट, दिस इज द सेकंड फिलामेंट, ठीक है। तो जब कंजुगेशन प्रोसेस होना होता है, सपोज दिस इज द फर्स्ट फिलामेंट, दिस इज द सेकंड फिलामेंट, ठीक है। तो जब कंजुगेशन प्रोसेस होना होता है तो ये दोनों फिलामेंट क्लोज आ जाता है, बिल्कुल पहला काम तो ये होता है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अपोजिट और पैरेलल आ जाता है ये। नाउ द सेल्स ऑफ द टू फिलामेंट्स लाइंग साइड बाय साइड आर जॉइंड बाय आउटग्रोथ कॉल्ड कंजुगेशन ट्यूब। अब ये सेल जो है, जो आसपास बिल्कुल क्लोज आ गए थे, ठीक है, इनके बीच में क्या होता है, ठीक है, इनके बीच में क्या होता है, इस तरीके से आउटग्रोथ आनी शुरू होती है सेल के बाहर, ठीक है। समझो इसे ध्यान से, मजेदार है ये, ठीक है। इस तरीके से सेल्स के बाहर क्या होता है, ये एक मैं समझा रहा हूं, ऐसा हर में होगा, ठीक है। तो इस तरीके से सेल्स की आउटग्रोथ होना शुरू होती है, थोड़ा सा उभार आना शुरू होता है उसमें, ठीक है। फिर क्या होता है, नाउ द सेल्स ऑफ द टू फिलामेंट्स लाइंग साइड बाय साइड आर जॉइंड बाय आउटग्रोथ कॉल्ड कंजुगेशन ट्यूब्स, ठीक है। और ये आउटग्रोथ धीरे धीरे इस तरीके से, आउटग्रोथ जब इसमें ऐसे आती है तो धीरे धीरे आउटग्रोथ क्या हो जाती है, इस तरीके से ट्यूब के फॉर्म में ये बन जाता है, ठीक है। क्लियर है बात। और इसको कंजुगेशन ट्यूब कहते हैं। तो कंजुगेशन ट्यूब क्या है? आउटग्रोथ हुई थी सेल की और वो ज्यादा बढ़ गई और उससे दोनों सेल अटैच हो गए, ठीक है। दोनों सेल्स के बीच में ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया, वही कंजुगेशन ट्यूब है, ठीक है। क्लियर है ये बात। दिस अलाउ द कंटेंट ऑफ वन सेल टू कंप्लीटली पास इनटू एंड फ्यूज विद द कंटेंट ऑफ द अदर सेल। इससे क्या होता है कि जो फर्स्ट सेल था, ये जो सेल है, इसका जो कंटेंट है, कंटेंट मींस इसका जो जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, प्रोटोप्लाज्म, सब कुछ, उसके अंदर जो भी चीजें थी ना, सबके सब ट्रांसफर हो गई, ठीक है। यहां से सबके सब चीजें इसमें ट्रांसफर हो गई। तो क्या कह रहे हैं? दिस अलाउ द कंटेंट ऑफ द वन सेल टू कंप्लीटली पास इनटू एंड फ्यूज विद द कंटेंट ऑफ द अदर सेल, ठीक है। तो एक सेल का कंटेंट जो है दूसरे सेल के कंटेंट से फ्यूज हो गया, या तो ये इसमें चल जाए या इसमें चल जाए, कुछ भी हो सकता है। कुल मिला के एक सेल का कंटेंट दूसरे सेल के कंटेंट से फ्यूज होना है। और बेसिकली किसका कंटेंट फ्यूज क्या फ्यूज हो रहा है? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जब फ्यूज होता है तो उसको प्लाज्मोगैमी कहते हैं, हम पहले पढ़ के आए हैं ये, ठीक है। क्लियर है बात। अच्छा, द रिजल्टिंग फ्यूज्ड सेल जाइगोट, ठीक है। अब जो रिजल्टिंग, देखो ये पूरा फ्यूज हो गया तो ऐसा बन गया ये फोर्थ स्टेज में, ठीक है। तो ये जो रिजल्टिंग सेल है इसको क्या कहा है? जाइगोट का, ठीक है। तो वही कहा है, द रिजल्टिंग फ्यूज सेल जाइगोट बिकम्स सराउंडेड बाय अ थिक वॉल एंड ओवर विंटर्स व्हाइल द वेजिटेटिव फिलामेंट्स डाई, ठीक है। देखो, अब ये जो सेल था, कौन सा सेल? ये जो जाइगोट बना ना, द रिजल्टिंग फ्यूज सेल, जिसको जाइगोट कह रहे हैं अपन, बिकम सराउंडेड बाय थिक वॉल एंड ओवर विंटर्स व्हाइल द वेजिटेटिव फिलामेंट्स डाई, ठीक है। अब ये जो सेल था, ये पूरा का पूरा इस तरीके से ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है। मतलब कैसे हो जाएगा ये बताता हूं, रुको एक मिनट। ये आउटग्रोथ हो गई, तो इसकी जो बाहर की दीवार है ना, ये मोटी हो गई ऐसे। सबसे पहली बात तो इसकी बाहर की दीवार कैसी हो गई? ऐसे मोटी हो गई, ताकि इसको पूरा सपोर्ट मिल पाए अब, ठीक है।
अब इसके अंदर अपन बनाते हैं खूबसूरत सा क्या, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, ये आ गया प्रोटोप्लाज्म, इसका जो फ्यूज्ड प्रोटोप्लाज्म है ना, जिस अब ये पूरा जो सेल बना है ना, ये क्या है, जायगोट है, क्योंकि फ्यूज्ड सेल है। ये कैसा सेल है, ये फ्यूज्ड सेल है, मतलब इसमें आपका दोनों गैमेट्स हैं। ठीक है, क्लियर है बात। और जो वेजिटेटिव फिलामेंट था, मतलब जो पुराना फिलामेंट था, ये डिजेनरेट हो जाएगा। अब ये जो है इससे नया सेल बन गया, तो ये पुराना वाला सेल डिजेनरेट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात। नाउ द जाइगोस्पोर्स, जाइगोस्पोर्स बोलो जाइगोट बोलो एक ही बात है। ठीक है, नाउ द जाइगोस्पोर्स अंडरगो मियोसिस एंड फॉर्म 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई एंड फॉर्म हैप्लॉइड फिलामेंट्स। ठीक है, देखो अब इससे क्या होगा, 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनेंगे। इससे कितने सेल बनेंगे आगे जाके, इससे बनेंगे 4 सेल, 1 2 3 और 4। ठीक है, इस तरीके के 4 सेल इससे बनेंगे। ठीक है, और इनके अंदर ये पूरा क्या होगा, ऐसे यही कंटेंट होगा इनके अंदर। अरे होगा नहीं होगा, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, आज थोड़ा सा नींद में हूँ मैं। चलिए कोई बात नहीं, ये इस तरीके से है। ठीक है, ये ऐसे आउटग्रोथ होगी बाहर, सेम वैसे ही जैसे दूसरे सेल थे पहले वाले। ठीक है, तो ये ऐसे 4 सेल बन गए। अब मियोसिस क्या होता है, माइटोसिस क्या होता है, ये आपको पता है। माइटोसिस क्या होता है, जब एक सेल से नया सेल बनता है तो क्रोमोसोम की संख्या सेम रहती है। मियोसिस क्या होता है, जब एक सेल से नए सेल बनते हैं तो क्रोमोसोम की संख्या हो जाती है आधी। ठीक है, मियोसिस को बोलते हैं हैप्लॉइड, और मियोसिस होना बहुत ज़रूरी है। मियोसिस होगा तभी ये आगे हैप्लॉइड मिलके क्या बनाएंगे, हैप्लॉइड मिलके डिप्लॉइड जाइगोट बनाएंगे। ठीक है, डिप्लॉइड सेल बनाएंगे। जाइगोट कैसा था, समझो इस चीज को, देखो जाइगोट कैसा था आपका, जाइगोट था डिप्लॉइड। ठीक है, अब ये जो पूरा प्रोसेस हुआ है, नाउ द जाइगोस्पोर्स अंडरगो मियोसिस एंड फॉर्म 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई एंड फॉर्म हैप्लॉइड फिलामेंट। ठीक है, अब ये फॉर्म 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। अच्छा, इसमें अपन देखो समझो इसे, ये फिलामेंट है, ये मेल न्यूक्लियाई है। ये कौन सा न्यूक्लियाई है, मेल न्यूक्लियाई। इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लो एक बार, ये मेल न्यूक्लियाई है। ठीक है, और ये फीमेल न्यूक्लियाई है। ये कौन सा न्यूक्लियाई है, फीमेल न्यूक्लियाई है। अब ये फीमेल न्यूक्लियाई में यहीं आ गया। ठीक है, और इसमें ये मेल न्यूक्लियाई और ये फीमेल न्यूक्लियाई जो है, ये क्या हो गया, फ्यूज हो गया। ये अपना मेल और फीमेल न्यूक्लियाई क्या हो चुका है, यहाँ पे फ्यूज हो चुका है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप। अब इसमें नए सेल जब सेल बने तो इनमें ये मेल न्यूक्लियाई है मान लीजिए, और कुछ में अपन फीमेल भी बनाते हैं। ये फीमेल न्यूक्लियाई है। ठीक है, अब देखो ये पूरा स्टेटमेंट पता है आपको, कंजुगेशन क्या होता है, ये स्टेटमेंट इसी टाइप से लिखना है। डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिप्रेजेंटेशन के लिए डायग्राम हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको अच्छे नंबर भी दिलाते हैं। ठीक है, देखो अब इसमें 4 स्टेजेस हो रही है दोस्तों। क्या हुआ कि फर्स्ट फिलामेंट था। ठीक है, ये एक फिलामेंट था। जब इनको कंजुगेशन करना होता है, कंजुगेशन क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होना या पूरे सेल के अंदर के कंटेंट का, प्रोटोप्लाज्म का ट्रांसफर हो जाना, फ्यूज हो जाना। ठीक है, दो ये एक सेल दोनों का अगर प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होता है तो उसको प्लाज्मोगैमी कहते हैं। और ये किस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, कंजुगेशन के थ्रू हो रहा है। ये बैक्टीरिया में भी होता है, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं एल्गी में, यानी कि स्पायरोगैरा एक एल्गी है उसमें। ठीक है, तो ये फर्स्ट फिलामेंट था एक एल्गी का, ये दूसरा फिलामेंट था, ये दोनों क्लोज है। सबसे पहला स्टेप तो ये हुआ। ठीक है, इसके बाद सेकंड स्टेप में क्या हुआ, इनमें आउटग्रोथ स्टार्ट हुई। ठीक है, सेल्स के बाहर इस तरीके से मूवमेंट स्टार्ट हुआ, आउटग्रोथ स्टार्ट हुई। उसके बाद थर्ड स्टेट में क्या हुआ, ये आउटग्रोथ और बढ़ गई और इसने ट्यूब का फॉर्मेशन किया। अब ये दोनों सेल्स कनेक्ट हो गए ट्यूब के थ्रू। ठीक है, ये एक सेल और मान लीजिए ये एक सेल और ये एक सेल, ये ट्यूब की तरह इस तरीके से कनेक्ट हो गए। ठीक है, अब ये कोई चीज आदान प्रदान हो सकती है इसमें। ठीक है, आदान प्रदान बेसिकली यहाँ पे पूरा मटेरियल ही हो रहा है, यानी कि पूरा प्रोटोप्लाज्म ही फ्यूज हो रहा है। ठीक है, अब
जो ट्रांसफर है जेनेटिक मटेरियल का या पूरा प्रोटोप्लाज्म का कहूंगा, वो इस सेल से इस सेल में या इस सेल से इस सेल में किसी में भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर ये बात। अब क्या हुआ कि ये पूरा का पूरा जो इसका प्रोटोप्लाज्म था वो फोर्थ स्टेप में क्या हुआ, इसमें आ गया, मतलब पूरा का पूरा ट्रांसफर हो गया इस सेल से इस सेल में। ठीक है, मतलब बेसिकली क्या हुआ, फ्यूज हो गए, ये दोनों प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो गए। अब फ्यूज यहाँ तो होगा नहीं बीच में ट्यूब में, ठीक है, किसी एक सेल में ही जाके होगा, तो दोनों फ्यूज हुए। ठीक है, यहां तक क्लियर होगा। अब फ्यूज हुए तो ये एक कॉमन सेल बना। ठीक है, ये एक ऐसा कॉमन सेल बना जिसको हमने क्या कहा, जाइगोट या जाइगोस्पोर। इससे फिर आगे मियोसिस हुआ और 4 क्या बन गए, सेल बन गए। अब चूंकि मियोसिस हुआ है तो मान लीजिए अगर इसमें 10 क्रोमोसोम थे तो इनमें कितने होंगे, 5-5 क्रोमोसोम के सेल होंगे। मान लीजिए इसमें 20 क्रोमोसोम थे जाइगोट में, क्योंकि डिप्लॉयड था, तो इसमें कितने होंगे, 10-10 होंगे। फिर समझ पाए से आप। ठीक है, अब मैं आपको न्यूक्लियस वाली कहानी बताता हूं। देखो, ये मेल न्यूक्लियाई था ब्लू वाला, और ये ब्लैक वाला है फीमेल न्यूक्लियाई। ठीक है, मेल न्यूक्लियाई फीमेल न्यूक्लियाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये मेल न्यूक्लियाई फीमेल न्यूक्लियाई आउटग्रोथ करी इन्होंने सेल ने बाहर, और इस तरीके से फिलामेंट बनाया। ठीक है, अब क्या हुआ, ये प्रोटोप्लाज्म इससे इसमें मिला पूरा प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो क्या हुआ, मेल न्यूक्लियाई और फीमेल न्यूक्लियाई बहुत क्लोज आ गए। ठीक है, क्लोज आने के बाद ये इस तरीके से फ्यूज कर गए। अब फ्यूज जब करेंगे तो मान लीजिए इसमें सपोज, ठीक है, क्योंकि डिप्लॉयड है, हैप्लॉयड है ये, तो इसमें 2 क्रोमोसोम थे और इसमें भी 2 क्रोमोसोम थे। ठीक है, इसमें 2 क्रोमोसोम इस न्यूक्लियस के अंदर, इसमें भी 2, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 2 क्रोमोसोम और इसमें भी 2, मेल में 2 फीमेल में 2। ठीक है, अब यहाँ पे कितने क्रोमोसोम हो गए दोस्तों, ये एक ही सेल के अंदर आ गया तो 4 क्रोमोसोम हो गए। ठीक है, अभी 4 नहीं बोलेंगे क्योंकि फ्यूज नहीं किया है, तो 2 + 2 क्रोमोसोम है। ठीक है, अब यहाँ पे कितने, क्योंकि फ्यूज कर गया है, ये मेल न्यूक्लियर और फीमेल न्यूक्लियर फ्यूज कर गया है, तो ये हो गए 4 क्रोमोसोम। अब 4 क्रोमोसोम तो हो गए, तो ये हो गया कैसा सेल, डिप्लॉयड। ये सेल कैसा है अपना, डिप्लॉयड है। अब यहां पे क्योंकि यहां से मियोसिस हुआ, अब यहां पे मियोसिस हुआ, एम लिख देता हूं शॉर्ट में, मियोसिस हुआ, तो यहां पे सेल कितने बन गए आपके, 4 बन गए। लेकिन अब क्रोमोसोम कितने आए, 2 क्रोमोसोम आए सब में। ठीक है, अब ये आगे जाके वैसे ही फ्यूज करेंगे और आगे जाके यही कहानी फिर रिपीट होगी। ठीक है, क्लियर ही बात। अब इसमें एक चीज समझने वाली और है कि 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बने और फॉर्म हैप्लॉइड फिलामेंट, और 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, और ये क्या है, ये इस तरीके से ये सब क्या है, ये फिलामेंट ही तो है। तो 4 तो फिलामेंट बनाए और 4 फिलामेंट के अंदर जो न्यूक्लियाई थे वो कैसे थे, हैप्लॉइड थे। ठीक है, क्लियर ही बात। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं है, बस आप हैप्लॉइड डिप्लॉइड ये वाला कंसेप्ट थोड़ा सा याद रखें, कंजुगेशन क्या होता है और कैसे मतलब ये ट्यूब का फॉर्मेशन होता है और कैसे प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होता है, ये पूरा पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये स्टेप वाइज इसको आप रिप्रेजेंट करना तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, क्लियर ही बात। हटता हूं मैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे की जो चीजें वो समझते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब इसके आगे की जो चीजें हैं वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर ही बात। तो दोस्तों अब एल्गी के जो टाइप्स हैं उसकी बात करते हैं। एल्गी के 3 मेन टाइप्स हैं, मोटे मोटे तौर पर बात करें तो क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी और फाइकोफाइसी। ठीक है, देखो फिर से रिपीट करता हूं, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी और फाइकोफाइसी। ठीक है, तो देखो क्लोरोफाइसी कैसे होते हैं, ग्रीन होते हैं कलर में। ठीक है, रोडोफाइसी कैसे होते हैं, रेड होते हैं कलर में, और फाइकोफाइसी कैसे होते हैं, ब्राउन होते हैं कलर में। मैं फिर रिपीट करता हूं, क्लोरोफाइसी रेड होते हैं, ग्रीन होते हैं कलर में, रोडोफाइसी रेड होते हैं कलर में, और फाइकोफाइसी कैसे होते हैं, ब्राउन होते हैं कलर में। ठीक है, और एल्गी की स्टडी को क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब ये ऐसे क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें अलग अलग टाइप के पिगमेंट्स होते हैं, तो एक एक करके डिटेल में जब पढ़ेंगे तो ये चीजें क्लियर होती जाएंगी आपको। ठीक है, क्लियर ये बात। सबसे पहले सब कुछ भूल जाएं, स्टार्ट करते हैं क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी क्या है, देखो क्लोरो मतलब क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल से संबंधित कुछ है। ग्रीन कलर क्यों है, क्योंकि क्लोरोफिल होगा इसमें। ठीक है, अब देखो क्लोरोफाइसी क्या है, दे आर नोन एज रॉयल एंसेस्टर्स ऑफ द लैंड प्लांट्स। रॉयल शाही, ठीक है, और एंसेस्टर मतलब पूर्वज। ठीक है, तो ये शाही पूर्वज है, ये पूर्वज है मेनली किसके, लैंड प्लांट्स के, जो जमीनी प्लांट हैं। ठीक है, उनके पूर्वज है। देखो एल्गी ज्यादातर कहां पाया जाता है, अगर बेसिकली मैं बात करूं तो एल्गी वाटर में भी होता है, लैंड पे भी होता है, लेकिन ज्यादा थोड़ा सा मैरीन या फिर जो कोई भी वाटर हो, मैरीन में भी पाया जाता है और कई बार लैंड पे पाया जाता है, ज्यादा थोड़ा सा पानी में पाया जाता है। ठीक है, तो ये मेनली जो प्लांट हम देखते हैं नॉर्मल सारे, वो ऐसा माना जाता है कि एल्गी से डिराइव होके आए हैं। ठीक है, एल्गी से डिराइव होके वो लैंड प्लांट सारे बने, इसलिए एल्गी को ही रॉयल एंसेस्टर माना गया है इनका। ठीक है, लैंड प्लांट्स का। क्लियर ये बात।
अब देखो कंपोनेंट्स देखते हैं हम, और ग्रीन, अब इनमें ये कंपैरिजन नहीं है, सिमिलैरिटी है, ठीक है। मतलब ग्रीन एल्गी और जो लैंड प्लांट है नॉर्मल, उसमें क्या सिमिलैरिटी है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये कंपैरिजन नहीं है, सिमिलैरिटी है, ठीक है। क्लोरोफिल, सबसे पहले क्लोरोफिल पे कंपेयर करते हैं इसको, उसके बाद क्लोरोफिल बी पे, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, बीटा कैरोटीन और सेल्यूलोज और स्टार्च पे, ठीक है। पहले मैं बताता हूं क्या होता है। क्लोरोफिल ए पिगमेंट है एक, क्लोरोफिल बी भी एक कंपोनेंट है, ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है क्लोरोफिल, पता होगा आपको, और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। इसीलिए ये प्लांट की कैटेगरी में आता है एल्गी, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल होता है, ठीक है। ए बी क्या होता है, अलग अलग टाइप के पिगमेंट्स होते हैं, और जब आप प्लांट फिजियोलॉजी वाला यूनिट पढ़ेंगे तो और डिटेल में इसे समझ पाएंगे। फिलहाल अभी याद रखें कि क्लोरोफिल ए और बी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। क्लोरोफिल क्या करता है ये आपको पता है। बीटा कैरोटीन ये भी एक पिगमेंट है, और सेल्यूलोज क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो इनकी बात करते हैं, ग्रीन एल्गी और लैंड प्लांट। सबसे पहली बात, क्लोरोफिल ए जो होता है, क्या एक ग्रीन एल्गी में होता है? बिल्कुल होता है, तभी तो फोटोसिंथेसिस करेगा, ठीक है। लैंड प्लांट में होता है? बिल्कुल होता है, ठीक है। क्लोरोफिल बी की बात करते हैं, ठीक है। अब ये क्लोरोफिल बी जो है, ये क्या ग्रीन एल्गी में होता है? बिल्कुल होता है। और लैंड प्लांट में होता है? ये भी होता है, ठीक है। बीटा कैरोटीन क्या ग्रीन एल्गी में होता है? होता है। और लैंड प्लांट में होता है? इसमें भी होता है, ठीक है। सेल्यूलोज और स्टार्च, ठीक है। देखो सेल्यूलोज से प्लांट सेल वॉल बनी होती है, जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस रहता है प्लांट की बॉडी का, ठीक है। अब एक स्टूडेंट ने कहा था सर स्पोरोपोलिनिन रहता है। अरे स्पोरोपोलिनिन जो रहता है हर प्लांट में स्पोरोपोलिनिन हो, ये जरूरी नहीं है ना, समझ रहे हैं आप। मैंने एक वीडियो में कहा था ना कि हार्डेस्ट सब्सटेंस जो है वो सेल्यूलोज है प्लांट की बॉडी का, ठीक है। तो एक स्टूडेंट ने कहा था सर स्पोरोपोलिनिन होता है हार्डेस्ट, ठीक है। स्पोरोपोलिनिन है हार्डेस्ट, लेकिन सब प्लांट में स्पोरोपोलिनिन नहीं होता है ना भाई। एल्गी है, एल्गी में स्पोरोपोलिनिन नहीं होगा। एक बेसिक सा कोई प्लांट है उसमें स्पोरोपोलिनिन नहीं होगा, तो उसमें सेल वॉल तो होगी, लेकिन और सेल वॉल होगी तो सेल्यूलोज होगा, तो सेल्यूलोज तो मस्ट है, होगा ही होगा, ठीक है। तो इसलिए हार्डेस्ट सब्सटेंस सेल्यूलोज को कंसीडर किया जाता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो सेल्यूलोज और स्टार्च क्या एल्गी में होता है? बिल्कुल होता है, और लैंड प्लांट में तो होगा ही होगा। तो ये सारी चीजें दोनों में उपस्थित हैं दोस्तों, ठीक है। एक लैंड प्लांट हो या एल्गी हो, ये चारों कंपोनेंट दोनों में होता है, तो काफी ज्यादा सिमिलर हैं ये, ठीक है। और इसीलिए इनको रॉयल एंसेस्टर कहा गया है। वैसे अगर बात की जाए तो ये दोनों जगह ही पाए जाते हैं आज भी एल्गी, मैरीन में पाए जाते हैं, समुद्र वगैरह ओशन में पाए जाते हैं, और आपके लैंड पे पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड पायरिनॉइड्स लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब देखो इनमें स्टोरेज बॉडी रहती है। जैसे हम में क्या होता है, हम स्टोर कहाँ करते हैं फूड को, एनर्जी को, लीवर में या फिर एडिपोज टिश्यू में, ठीक है। ऐसे प्लांट के बॉडी में भी स्टोरेज कहाँ होता है? वैक्यूल्स में होता है, स्टार्च की फॉर्म में, ठीक है। लेकिन इनके अंदर जो स्टोरेज बॉडी रहती है वो वैक्यूल ना होके पायरिनॉइड्स है, ठीक है। ये याद रखना नाम। अब मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स, सब नहीं कहा है, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड पायरिनॉइड्स लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट। अब कहानी क्या है, देखो सिंपल सी बात है, कभी कंफ्यूज नहीं हो गया, मैं आपको बताता हूं। देखो ये एक एल्गी बनाता हूं मैं, ठीक है। ये एक एल्गी है, मान लो ये एक एल्गी बना दिया मैंने, ठीक है। अब इस एल्गी के अंदर क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। ये क्लोरोप्लास्ट गन बना दिया मैंने ग्रीन, ये क्लोरोप्लास्ट सेल है, ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट सेल के अंदर ही बोल रहे हैं ना, ये क्लोरोप्लास्ट सेल के अंदर क्या है? ये पायरिनॉइड्स है। ये एक पायरिनॉइड, एक से ज्यादा भी हो सकता है ना, तो ये पायरिनॉइड बना दिए मैंने, ठीक है। अब ये पायरिनॉइड क्या है? ये पायरिनॉइड स्टोरेज बॉडी, मतलब ये स्टोर करते हैं फूड को, ठीक है। सिंपल सी बात है। ये एल्गी, एल्गी के अंदर कौन सा सेल? क्लोरोप्लास्ट सेल, और क्लोरोप्लास्ट सेल के अंदर पाए जाते हैं पायरिनॉइड, जो कि एक स्टोरेज बॉडी होती है, ठीक है। पायरिनॉइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च। अब देखो वैक्यूल्स में फूड स्टोर होता है, हम में फूड स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में लीवर में, ठीक है, या फैट के फॉर्म में एडिपोज टिश्यू में, ठीक है। प्लांट में फूड स्टोर किस फॉर्म में होता है? स्टार्च के फॉर्म में। और होता कहाँ है स्टोर? वैक्यूल्स में, ठीक है। इनमें वैक्यूल्स में स्टोर नहीं हो रहा है एल्गी में, कहाँ स्टोर हो रहा है? पायरिनॉइड्स में। और इनमें स्टार्च के फॉर्म में फूड स्टोर नहीं होता है, इसमें प्रोटीन के फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में फूड स्टोर नहीं होता। तो स्टार्च को स्टोर नहीं करते, ये पायरिनॉइड्स को, सॉरी ये प्रोटीन को स्टोर करते हैं पायरिनॉइड्स के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होंगे? इसके अंदर ऐसे होंगे आपके प्रोटीन,
ठीक है, प्रोटीन को स्टोर करता है ये। पायरोनोइड्स कंटेंट प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च। सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। कुछ एल्गी, ज्यादातर तो ऐसा ही करते हैं कि ये प्रोटीन को स्टोर करते हैं पायरोनोइड्स के अंदर, लेकिन कुछ एल्गी ऐसे भी होते हैं, सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। कुछ एल्गी ऑयल ड्रॉपलेट्स, ऑयल का जो ड्रॉप रहता है इनके अंदर फॉर्मेशन होता है उसका, तो उसके अंदर भी ये फूड को कुछ एल्गी स्टोर करते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव अ रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ इनर लेयर ऑफ सेलुलोज। ठीक है, ग्रीन एल्गी जो रहता है उसमें एक रिजिड सेल वॉल होती है। ये ग्रीन एल्गी बनाया मान लो मैंने, ठीक है। अब ग्रीन एल्गी हैव अ रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ इनर लेयर ऑफ सेलुलोज। ठीक है, अब ये ग्रीन एल्गी जो है ना, रुको एक मिनट, देखो समझो, ये ग्रीन एल्गी है मान लो, ये इसका सेल वॉल है। ठीक है, अब ये सेल वॉल का जो इनर सरफेस है ना, ये इनर पार्ट, अंदर वाला पार्ट। ठीक है, ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव अ रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ इनर लेयर ऑफ सेलुलोज। ये जो इनर लेयर होगा ये किससे बना होगा? सेलुलोज से। तो सेलुलोज तो आ गया ना, सेलुलोज हार्डेस्ट सब्सटेंस आ गया। ठीक है, सेलुलोज से बना होगा इनर लेयर। ठीक है, एंड एन आउटर लेयर ऑफ पैक्टोज। और ये जो आउटर लेयर है, बाहर वाली लेयर है, ये बना होगा किससे? पैक्टोज से। पैक्टोज बोले या पैक्टिन बोले एक ही बात है। ठीक है, क्लियर है बात, समझ पाए इस बात को? ये अपना एल्गी हो गया, एल्गी में सेल वॉल है, होगी सेल वॉल, तो प्लांट में सेल वॉल होती है, ये प्लांट ही है। इनर सरफेस जो है सेल वॉल की, सेल वॉल है तो उसकी भी अंदरूनी और बाहरी सरफेस होगी ना, तो अंदरूनी सरफेस जो है वो है सेलुलोज से बनी और बाहर की जो सरफेस है वो पैक्टिन से बनी है। ठीक है, सिंपल सी बात है। एक चीज और याद रखना है इसमें कि अगर मैं आपसे कहूं कि इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, क्लोरोफाइसी, अभी इनको तो भूल जाओ बिल्कुल आप। ठीक है, क्लोरोफाइसी की बात कर रहे हैं तो इसके एल्गी कई हैं। जैसे अगर अपन सिंगल सेलुलर क्लोरोफाइसी की बात करें तो क्लैडोमोनस, क्लैडोमोनस ये हम पढ़ के आए हैं, ये सिंगल सेलुलर एल्गी होता है, पढ़ के आए हैं इसे अपन। ठीक है, पिछले वीडियोस में। इसके बाद अगर अपन कॉलोनियल क्लोरोफाइसी की बात करें कि ऐसा क्लोरोफाइसी बताओ जो कॉलोनीज में पाए जाते हो, तो इसका एग्जाम्पल होगा वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स, ठीक है, क्लियर है बात? कॉलोनीज वाली ये होगा। अगर कोई आपसे कहे कि फिलामेंट वाले क्लोरोफाइसी बताओ, ऐसे एल्गी, ऐसे क्लोरोफाइसी एल्गी बताओ जो फिलामेंट के फॉर्म में हो, तो अभी पिछले वीडियो में ही पढ़ के आए अपन, क्या है, अभी इसी में पढ़ा है, सॉरी। ठीक है, स्पाइरोगैरा फिलामेंटियस एल्गी होते हैं और किस कैटेगरी में आते हैं? ये क्लोरोफाइसी में आते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? तो ये एग्जाम्पल भी याद रखना इंपॉर्टेंट है और ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये रोडोफाइसी और फिनोफाइसी जो है पहले ये पढ़ेंगे फिर ये पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल।